नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां क्या है, या कहें कि उन्होंने कौन से बड़े काम किए, तो वैसे तो बहुत बड़ी लंबी सूची है, लेकिन आपसे सिर्फ 8-10 कामों की सूची मांगी जाए तो आप जिन बातों का जिक्र करेंगे उनमें शायद सबसे पहले होगा अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मामला। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने का मामला, 3 तलाक के बारे में कानून बनाने का मामला, सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको बनाना, उसको लागू करना, नोटबंदी का फैसला, जीएसटी लागू करना। जीएसटी को शायद लोग उसकी गंभीरता को और कितना बड़ा कदम है शायद समझते नहीं हैं। आज़ाद भारत में राज्य सरकारों के पास 2 बड़े अधिकार हैं, एक पुलिस का यानी लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें केंद्र का कोई दखल नहीं, और दूसरा उनकी फाइनेंशियल पावर, टैक्स लगाने की क्षमता। सभी राज्य एकमत होकर अपनी टैक्स लगाने की क्षमता 2 मामलों को छोड़कर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो है एक्साइज यानी शराब पर जो टैक्स लगता है उसको छोड़कर, अपनी सारी शक्ति केंद्र को सौंप दें। और ऐसे समय में सौंपा गया जब पूरी तरह से फ्रैगमेंटेड थी पॉलिटी। बीजेपी और मोदी के खिलाफ भयानक जो है माहौल था। जितनी भाजपा विरोधी पार्टियां थी, मोदी सरकार की कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उस समय सर्वसम्मति से लगभग इसको लागू किया गया, संसद से पास कराया गया। तो इससे आप उसका अंदाजा लगा। उसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, पहली बार ऐसा हुआ कि हम पर हमला हुआ, हमने उसका जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर उससे बड़ा जवाब दिया बालाकोट स्ट्राइक से। पहली बार एयर पावर का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। फिर आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो नोटबंदी का मुद्दा, जीएसटी की बात मैंने कर ही दी, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम। मेक इन इंडिया ऐसी योजना है जिसने दुनिया में भारत के आर्थिक तंत्र की मजबूती का बहुत बड़ा संदेश दिया है। और उसके अलावा यूपीआई, हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की जो हमारी स्कीम है, जो हमारा तंत्र है, दुनिया भर में उसका लोहा माना जाता है, दुनिया भर में उसका डंका बज रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब भारत सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में खड़े होकर कहा था, राज्यसभा में, कि मजाक उड़ाया था कि कौन इस्तेमाल करेगा, रिक्शे वाला, ठेले वाला वो इस्तेमाल करेंगे तो जो फ़ोन चलाना नहीं जानते, जिनके पास नई टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन नहीं हैं। उनका मतलब था कि ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, ये टेक्नोलॉजी को क्या समझेंगे। आज आप देश के किसी कोने में चले जाएं, रेहड़ी पटरी पर बैठने वाला हो या ठेला लगाने वाला, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। यूपीआई से पेमेंट होता है। अब उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप समझिए कि जो पैसा कैश में रहता था वो सब बैंक में जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है। तो यूपीआई में आर्थिक और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अगर किसी एक कदम की बात करूं तो यूपीआई इतना बड़ा कदम है जिससे पूरा विश्व चकित है। मैंने एक बार शायद पहले जिक्र किया था, कोरोना के दौरान जर्मनी जैसा देश एक दिन में 1 लाख ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा था, हम कई लाख कर रहे थे और बड़ी आसानी से कर रहे थे। तो दुनिया को ये समझ में नहीं आया कि भारत ने ये कर कैसे लिया। अब तमाम देश चाहते हैं यूपीआई जो है हमारे यहाँ भी ये सिस्टम लागू हो। इसके अलावा पीएलआई की स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी स्कीम आज़ादी के बाद से, जिसने मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। लेकिन ये सब योजनाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जनधन खातों का खुलना, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ना, ये अपने आप में एक चमत्कारी कदम है। मैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना और घरेलू गैस कनेक्शन योजना, बिजली कनेक्शन योजना, उन सब तमाम योजनाओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी जो है योजना या कौन सा उनका कदम सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा कदम अभी आने वाला है। सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी कदम
जो इस देश में आज़ादी के बाद से, और ख़ासतौर से आज़ादी के बाद शायद नहीं कहना चाहिए, आज़ादी के पहले से जो अंग्रेज़ चला रहे थे, जिसका कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करती थी, और आज़ादी के बाद तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी, तो उसने पूरी तरह से ये काम किया, वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। ये जो बार बार बात होती है ना, चुनाव में चुनाव आयोग से कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया जाता है, पब्लिक में मुद्दा उठाया जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया लेवल प्लेइंग फील्ड का, यानी जनसंघ से भाजपा तक। जब भी चुनाव मैदान में उतरती है तो ये 15% 17% माइनस से उतरती है। मतलब ये उसी तरह से है कि परीक्षा हो रही है, सभी अभ्यर्थी जो हैं उनको 100 में से पासिंग मार्क्स लाने हैं, और जनसंघ और भाजपा के लिए अलग नियम है, उनको 85 में से पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुई। तो बीजेपी को मालूम है कि जब वो चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारती है तो ये 15% मतदाता है जो उसको कभी वोट ही नहीं देगा। यहाँ से उसका संघर्ष शुरू होता है। तो जाहिर है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी का हुआ। उससे पहले जनसंघ थी तो जनसंघ का, और जो उसके साथ आता है, जो भी पार्टी गठबंधन करती है, उसको भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं वो इस एडवांटेज से शुरू करते हैं। वैसे ही समझ लीजिए कि रेस में जो है, अगर 100 मीटर की रेस है तो जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ सब लोग खड़े हैं, और कुछ लोगों को कहा जाता है कि नहीं, आप जो है 15 मीटर के बाद खड़े होइए। तो कौन जीतेगा ये बड़ा आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो जीत ही जाए, लेकिन उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी उसके जीतने की ज़्यादा हो जाती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अनुसरण किया कि कुछ भी हो जाए मुस्लिम वोट हमारे साथ रहना चाहिए। तो राज्यों में क्षेत्रीय दलों में ये होड़ लगी कि मुस्लिम वोट किसके साथ रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो इसलिए बार बार उदाहरण उत्तर प्रदेश से देता हूं। बसपा और सपा 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की। बसपा इसी में समाजवादी पार्टी से मात खाती है कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। बीजेपी पर आरोप लगता है कि आपने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। कोई नहीं पूछता है कि मायावती ने इतने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो क्या हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने 100 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, एक भी नहीं जीता। तो ये जो सवाल करते हैं कि भाई आप मुसलमानों को टिकट ही नहीं देते तो मुसलमान आपको वोट क्यों देगा। आप पूछिए कि भाई मायावती तो टिकट देती हैं। आप पूछिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने तो टिकट दिया था, उनका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं जीता। तो ये जो है केवल एक कुतर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आप टिकट नहीं देते इसलिए वोट नहीं मिलते। तो वो कहानी थोड़ी ज़्यादा दूर तक चली जाएगी, उस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी मुस्लिम तुष्टीकरण, तो कांग्रेस को जीत का फॉर्मूला मिल गया आज़ादी के बाद। पहला काम ये कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन आबादी का आदान प्रदान नहीं हुआ। भाई मुसलमानों ने यही तो कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, इसलिए हमको अलग देश चाहिए जो मुसलमानों का देश होगा। तो देश मिल गया। फिर भी जिन लोगों ने ये आंदोलन चलाया अलग देश का, पाकिस्तान चाहिए, वो यहीं रह गए और वो बन गए वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का। और बाद में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई तो राज्यों में जो है क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक बन गए। और कांग्रेस पार्टी जब जब कमज़ोर हुई, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि आप तारीख उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, 47 के बाद से अब तक, या कहें कि 52 के बाद से अब तक, जब से चुनाव शुरू हुए
अब तक जब जब कांग्रेस को लगा है कि वो कमज़ोर हो रही है या उससे लगा है कि मुस्लिम वोटों में उसके जो वोट बैंक है उसमें कोई और सेंध लगा सकता है या मुस्लिम समर्थन उसका घट रहा है, तब तब उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लिया है। हाल में तो नहीं कह सकते, इस बात को 4 दशक होने जा रहे हैं। शाहबानो का केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको संसद के प्रस्ताव से पलट दिया गया। जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक उनकी पॉलिटिकल कैपिटल इतनी थी कि ये मुद्दा जो है दबा रहा या कहें छिपा रहा। तब भी उनके विरोधी कोशिश करते थे, कांग्रेस के विरोधी, इसको मुद्दा बनाने की, खासतौर से जनसंघ के या और कुछ क्षेत्रीय दल थे, छोटे दल थे, स्वतंत्र पार्टी और दूसरी पार्टियां, लेकिन वो मुद्दा बन नहीं पाता था। 86 में शाहबानो के मामले से ये मुद्दा बनना शुरू हुआ, मुस्लिम तुष्टीकरण का। मैं हर वीडियो में जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता हूं तो ये स्पष्ट कर देता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब ये कतई मत समझिए कि आम मुसलमान के फायदे के लिए कुछ हो रहा है। मुसलमानों का एक वर्ग है जो मुस्लिम वोटों का ठेकेदार है, उसके स्वार्थ के लिए काम करती है कांग्रेस पार्टी की सरकारें करती रही हैं और उसके लिए, उसके हित में फैसले लेती रही। तो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ नरेंद्र मोदी, वो है वक्फ एक्ट में संशोधन का, जो इस समय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिस पर विचार कर रही है। ये मेरी नज़र में तुष्टीकरण की राजनीति पर सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी प्रहार होगा। इसलिए आप देखिएगा उसका विरोध भी इतना तेज हो रहा है। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड को चलाया गया, जिस तरह से दिन दूनी रात चौगनी वक्फ की संपत्ति बढ़ती रही, वो दिन दूर नहीं है कि अगर ये संशोधन न किए गए तो एक दिन पूरा हिंदुस्तान कहेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी है। गनीमत है अभी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास जो है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं। जब इस्लाम के आने से पहले का मंदिर और गांव वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकता है तो फिर राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हो सकता है? तो कांग्रेस ने लगातार, पहले नेहरू ने बनाया वक्फ एक्ट, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने संशोधन किया और फिर लगातार संशोधन होते रहे। सबसे खतरनाक संशोधन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के राज में हुआ 2013 में, जब एक तरह से वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को खुली छूट दे दी गई कि जिस संपत्ति पर उंगली रख दो वो तुम्हारी, कोई कानून नहीं लागू होगा, कोई अदालत नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट संसद से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव की जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के फैसले की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कानून बनाया किस लिए? आप याद रखिए, 2013 को याद रखिए, 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाला था और वो किस्सा तो आपको मतलब भूला नहीं होगा। अभी हाल की बात है कि 2014 के चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले दिल्ली की 172 या 272 जो है प्राइम प्रॉपर्टीज, जो लुटियंस दिल्ली में आती है, उनको वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। वो अलग बात है कि कोर्ट से वो रद्द हो गया है सरकार का फैसला। भाई समय समय पर सवाल उठता है कि भाई वक्फ बोर्ड बना क्यों? इस पर एक वीडियो बना चुका हूं मैं, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। क्यों बना? वो आम और गरीब मुसलमानों के भले के लिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड जो लोग चलाते हैं वो 2 काम नहीं गिना सकते कि एक गरीब मुसलमान के भले के लिए क्या किया। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं उनकी, जब वो आए और आज उनकी संपत्ति की जांच कर लीजिए, पता चलेगा कि वो किस तरह से माला माल हो गए। तो माले मुफ्त दिले बेरहम, ये है कुल मिलाकर वक्फ की स्थिति। इसमें जो प्रस्ताव आया है संसद में, जो विधेयक आया है, उसमें 44 संशोधन करने का प्रस्ताव है। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको PIL मैन के रूप में जाना जाता है, अश्विनी उपाध्याय। उनका कहना है कि अगर आपके शरीर में 44 रोग हो गए हैं तो समझ लीजिए कि आपका शरीर सड़ चुका है।
उसको विसर्जित कर देना चाहिए। तो उनका कहना है कि ये वक्फ एक्ट में संशोधन की ज़रूरत नहीं, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और उनकी बात का समर्थन करने वालों की संख्या करोड़ों में है। बात बड़ी तार्किक लगती है, लेकिन मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। ऐसे कदम जब आप उठाएं तो जो शासक है उसको लचीलापन दिखाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या जो प्रभावित हो रहा है वो विक्टिम कार्ड न खेलने पाए। आप वक्फ को अगर ख़त्म कर देंगे तो होगा कि इस्लाम खतरे में है, वक्फ पीछे चला जाएगा। मुसलमानों पर हमला है, मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, और इस विक्टिम कार्ड पर उनको दुनिया भर से समर्थन मिल जाएगा। अभी कोई नहीं कह रहा, भारत सरकार नहीं कह रही कि हम वक्फ एक्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर कोई जहरीला सांप है तो उससे निपटने के दो तरीके हैं। एक तरीका है उसको मार दीजिए, यानी इस एक्ट को ख़त्म कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि उसका विष निकाल दीजिए। विषहीन सांप जो है वो निरापद हो जाता है। तो मुझे बहुत पहले जो है जनसंघ के एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनकी बात याद आती है। वो अपनी सभाओं में अक्सर सुनाया करते थे वो किस्सा कि एक संत जो है नदी के किनारे बैठे थे और एक बिच्छू आता था, उनको डंक मारता था। वो उस बिच्छू को उठाते थे, ले जाकर नदी के पानी के पास छोड़ आते थे। एक आदमी देख रहा था बहुत देर से, ये कई बार ये क्रम चला, तो वो गया, मतलब उसने शब्द इस्तेमाल नहीं किए ये, लेकिन उसके भाव से लग रहा था कि वो उनको बेवकूफ़ समझ रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बिच्छू आकर आपको डंक मारता है और आप ले जाकर उसको फिर पानी के किनारे रखाते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, सब लोग अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मैं संत हूं, मेरा स्वभाव ये नहीं है कि इसको मार दूं। तो ये अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा हूं। तो इसलिए मैं बार बार इसको ले जाकर, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो उसके स्वभाव के विपरीत हो, तो मैं ऐसा आचरण क्यों करूं जो मेरे स्वभाव के विपरीत है। ये जो 44 संशोधन प्रस्तावित हैं, ये दरअसल इस वक्फ एक्ट का जो विष है उसको खत्म करने के लिए। फिर ये दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो जाएगा। फिर ये किसी का नुकसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे गरीब मुसलमान हो, किसी का नुकसान करने की हालत में नहीं रहेगा। तो इसका विरोध कौन कर रहे हैं? आम मुसलमान को इसका विरोध करने के लिए उकसाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अरे विरोध करो, इसको रोको, नहीं तो तुम्हारी मस्जिद चली जाएगी, मस्जिदें नहीं बचेंगी, कब्रिस्तान नहीं बचेगा, तुम्हारा घर नहीं बचेगा। और ये सब सरासर झूठ है। लेकिन गरीब आदमी को अगर आप डरा दीजिए कि उसका जो जीवन का सबसे बड़ा अवलंब है वो चला जाएगा, तो उसके मन में शंका पैदा हो जाती है। वही खेल खेलने की कोशिश हो रही है। दरअसल इससे नुकसान होने वाला है उन सांपों का, जहरीले सांपों का, जो वक्फ की संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। और वही लोग फुंफकार रहे हैं कि खबरदार पास आना नहीं, हम इसको पास नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है कि इस देश में अगर आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का सफाया करना है तो इससे बड़ा और इससे ज़्यादा प्रभावी कदम कोई हो नहीं सकता। ये कुछ लोगों के भले के लिए, कुछ लोगों के निहित स्वार्थ के लिए, जो आम गरीब मुसलमान का हक मारा जा रहा है और देश की संपत्ति की लूट हो रही है, दोनों को रोकने के लिए। और इस कानून को जिस तरह से बनाया गया और संशोधित किया गया, इसको अदालत के दायरे से जिस तरह से बाहर रखा गया, तो इसको न्याय प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा है। अब इसमें डीएम भी होगा, उसके पास मजिस्ट्रियल पावर होती है, उसमें जो है सिविल कोर्ट भी होगा, उसमें हाई कोर्ट भी होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी होगा।
आपके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल के मौके बढ़ गए। अभी क्या है, वक्फ बोर्ड के पास जाइए, वक्फ काउंसिल के पास जाइए, वही सर्वे करेंगे, वही बताएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या झूठ है, और उन्हीं का फैसला आपको मानना पड़ेगा। यानी कि गवाह, वकील और जज सब वही हैं। आप रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ये जो विधेयक लेकर आई है वक्फ एक्ट में संशोधन का, उसके जरिए गरीब आदमी के आंसू पोंछने का काम कर रही है। जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। न्याय की नज़र में, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इस अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास हो रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया था, कांग्रेस की सरकारों ने बदल दिया था कि नहीं, मुसलमानों का नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ गलतफहमी में ना, ये मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों के एक वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त है। वो कोई भी गैर कानूनी काम कर सकते हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास ठेका है मुस्लिम वोटों का, यही हमको वोट दिलाते हैं। अगर इनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी तो हमारी चौधराहट कैसे चलेगी? इसलिए आपको सभी चेहरों को बड़े ध्यान से देखिएगा संसद में जब ये प्रस्ताव आएगा, और जब इस पर चर्चा होगी, जब इस पर वोटिंग की नौबत आएगी। पहचान लीजिए, खासतौर से मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, जो लोग इस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके हितैषी नहीं है। और आम लोगों से कह रहा हूं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो देश के हितैषी तो हो ही नहीं सकते। ये देश विरोधी एजेंडा है। इस एजेंडे का बड़ा लक्ष्य है सनातन संस्कृति को खत्म करने का लक्ष्य, भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का लक्ष्य। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वक्फ एक्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका विरोध कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत है, तो आप समर्थन कीजिए। जनतंत्र में फैसला हमेशा आम लोगों के पास होता है, आम जनता के पास होता है, और उसी का फैसला मैटर करता है। कानून का फैसला बदला जा सकता है, जनता की अदालत से जो फैसला होता है वो बदला नहीं जा सकता। उसका मौका 5 साल बाद ही आता है, और वही जनता ही बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। तो आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का, जिसका आरोप उनकी पार्टी लगाती रही है, उसके खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया है, तो वो यही कदम है। इसका असर और समझिए आप। जिन लोगों को ये उम्मीद थी 4 जून 2024 के बाद कि मोदी कमज़ोर हो गए हैं, अब कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, उनके लिए तो ये जो है किसी बड़े सदमे से कम ही नहीं है। इतना विवाद का विषय, आपका बहुमत नहीं है लोकसभा में पार्टी का अकेले, राज्यसभा में नहीं है, फिर भी आप इस तरह का विधेयक लेकर आए हैं। तो ये आपका आत्मविश्वास, यानी प्रधानमंत्री और भाजपा का आत्मविश्वास है कि हम सही रास्ते पर हैं, देश के हित में कदम उठाने जा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है वो हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये भाजपा और गैर भाजपा दलों की नहीं है, ये देश हित की और देश विरोध की राजनीति के बीच का फैसला है, उसकी लड़ाई है। आप तय कर लीजिए किधर है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि यह चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।